न्यूक्लियर फिजिक्स यूनिट का नाम है। चैप्टर फर्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आप में से कितने लोग एटम के बारे में क्या क्या जानते हैं? एटम के बारे में स्मॉलेस्ट यूनिट है, किसी मैटर की सबसे छोटी यूनिट है। और हम्म मेरे ख्याल से ऐसा कुछ है कि सेंटर में क्या होते हैं, इसे कहते हैं न्यूक्लियस। और इसके अराउंड इनमें कौन घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एटम। ऐसे ही होता है एटम। इसमें सबसे पहली चीज है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। केवल मालूम होना चाहिए इसके बारे में आपको। जे थॉमसन। कोई बताएगा जे थॉमसन ने क्या बताया था? थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था उसमें उन्होंने क्या बताया था? वाटरमेलन। उन्होंने कहा था कि न्यूक्लियस, सॉरी एटम जो होता है वो जस्ट लाइक अ वाटरमेलन। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर लाइक सीड्स। जो वाटरमेलन के बीज होते हैं बिल्कुल ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी फंसे हुए। उनका ये मॉडल पूरी तरह से फेल था। ठीक, केवल जानकारी शुरुआत के लिए है। फिर आया रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया था रदरफोर्ड ने? किसी को मालूम है क्या किया था रदरफोर्ड ने? रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग मॉडल। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड किया था गोल्ड फॉइल पे। अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड किया था गोल्ड फॉइल पर। जब उन्होंने गोल्ड फॉइल पे बॉम्बार्ड किया तो उन्होंने देखा अधिकतर ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल के आर पार निकल गए। इसका मतलब जो एटम है इसका बहुत सारा पार्ट हॉलो। जहां हॉलो है वहां से पार्टिकल सीधे सीधे निकल जाएगा। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल डिफरेंट एंगल से और कुछ 180 डिग्री के एंगल से क्या हो रहे हैं? अपने पास से डिस्ट्रैक्ट हो। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कैसा था? पॉजिटिव। तो उन अल्फा पार्टिकल्स को डिस्ट्रैक्ट कराने का काम भी कौन कर पाएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि उस गोल्ड फॉइल में पॉजिटिव चार्ज एक जगह सेंट्रलाइज। वो पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल्स को क्या कर रहा है? रिपेल। देखना, जैसे ये है न्यूक्लियस गोल्ड फॉइल का। जो अल्फा पार्टिकल यहां से निकले होंगे वो कैसे चले जाएंगे? सीधे चले जाएंगे। इसका मतलब एटम का बहुत सारा पार्ट हॉलो। ये वाली है वो, ये यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से जाएंगे उसी। कुछ अल्फा पार्टिकल डिफरेंट एंगल से अपने पास से
टर्न हो जाएंगी। इसका मतलब गोल्ड फॉइल में केवल एक जगह पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है जो अल्फा पार्टिकल्स को रिपेल कर रहा है। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे होंगे जो सीधे सीधे 180 डिग्री के एंगल से रिटर्न हो जाए। ठीक, तो ये बात श्योर हो गई कि गोल्ड फॉइल में पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज एक जगह पर है। उस जगह को नाम दिया गया न्यूक्लियस। इनका मेन काम, रदरफोर्ड का मेन काम क्या था? न्यूक्लियस का पता लगा। ये जो स्ट्रक्चर आप पढ़ते हो, ये रदरफोर्ड ने नहीं दिया था। रदरफोर्ड ने क्या पता लगाया था? न्यूक्लियस। ऐसे मान के चलो कि मैच चल रहा है, मैच चलने में बैट्समैन सामने है। ये वो बॉल है जिन्हें हम व्हाइट बॉल कहते हैं। ठीक, अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाएंगे। ये वो बॉल्स हैं जिन्हें किसी एंगल से मारा गया, और ये वो बॉल्स हैं जो अपनी स्ट्रेट ड्राइव में चली। ठीक, ये उन्होंने देखा। देखने के बाद उन्होंने रिजल्ट क्या दिए? ये सीधे गए हैं। इनका क्या काम है? इससे क्या प्रूव होता है कि यहां और यहां पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट नहीं। इसका मतलब एटम का बहुत सारा भाग हॉलो। दूसरी चीज क्या थी? कुछ अल्फा पार्टिकल डिफरेंट एंगल से और कुछ 180 डिग्री के एंगल से रिटर्न आ रहे। इसका मतलब सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज किसी एक जगह पे सेंट्रलाइज, उसे क्या कहा गया? न्यूक्लियस। इतना क्लियर है आपको? ये चीज केमिस्ट्री में भी है। फिजिक्स में क्या अलग है वो सुनो। पहली चीज, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ध्यान से देखना, ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये वाले, क्या ये कभी न्यूक्लियस पे अटैक कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? हाँ, क्योंकि जैसे जैसे ये आगे जाएंगी, इन पे फोर्स ऑफ रिपल्सन इंक्रीज होता जाएगा, जिसकी वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट वर्क करने में डिक्रीज होती जाएगी। ठीक, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिस्टम का मतलब इस पर भी चार्ज है, इस पर भी चार्ज है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता? इक्वल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ठीक, तो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? सिस्टम की पोटेंशियल। यहां इलेक्ट्रॉन की कोई बात नहीं हो रही है अभी हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस। तो हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल हुआ ये, यहां Q1 किसका चार्ज है? अल्फा पार्टिकल का, जो कि होता है 2e, ट्वाइस ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। और Q2 है किसका चार्ज? न्यूक्लियस का, जो कि होता है Ze। दुनिया का कोई भी न्यूक्लियस हो, उसमें चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? Ze। ठीक, Z होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, इनटू में E क्या होता है? एलिमेंट्री चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो ये Q1 है, ये Q2 है, ये दोनों वैल्यू यहाँ आएंगी। तो हाफ एम बी स्क्वायर क्या बनेगा?
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की जगह Q2 की जगह अपॉन में R। तो देख के बताइए यहां से R का फॉर्मूला क्या बन जाएगा काटा बीटी करने के बाद। भाई काटा बीटी करोगे कैसे? 2 से 4 2 ये कैंसिल हो गए। R को यहां लाओगे, ऊपर बचा ZE²। ऊपर बचेगा ZE², नीचे आएगा R, यहां जाएगा तो नीचे आएगा MV²। तो पाई एप्सिलॉन नॉट MV², ऊपर ZE²। R का फॉर्मूला आ गया ZE² अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट इसे कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कहीं कोई दिक्कत इसमें? बेटा एक ई ये है, एक ई ये है, क्या बनेगा ZE। ये क्लियर हुआ। दूसरी चीज आती है इम्पैक्ट पैरामीटर। ये क्या होता है? इम्पैक्ट पैरामीटर ये जो इलेक्ट्रॉन सॉरी ये जो अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री से रिटर्न आया, इसके और ये जो किसी एंगल से रिटर्न आया इसके बीच का जो गैप होता है, दैट गैप इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर। मतलब गैप बिटवीन अल्फा पार्टिकल्स, gap between alpha particles in which one return with by angle 180 degree and second one return by any other angle. It's called impact parameter। ये मैं क्यों बता रहा हूं, एग्जाम में 1 मार्क्स में इनके फॉर्मूले पूछे जाते हैं, तो आपको फॉर्मूले भी याद होने चाहिए इनके, और क्या होता है ये भी मालूम होना चाहिए। तो क्या होता है इम्पैक्ट पैरामीटर बेटा? डिस्टेंस बिटवीन देखो और अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहे। ये वो अल्फा पार्टिकल है जो एक्चुअल में कहां से रिटर्न आया होगा, न्यूक्लियस के सेंटर। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के सेंटर से कहां तक का गैप, कहां तक का गैप, न्यूक्लियस के सेंटर से उस अल्फा पार्टिकल तक का गैप जो किसी एंगल से क्या हुआ है, डिफ्लेक्ट हुआ है, उसे कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक, डिस्टेंस बिटवीन या गैप बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल विच डिस्ट्रैक्ट बाय एनी एंगल। ठीक, इसका सीधे सीधे फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख लीजिए। B इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² cot θ/2
अपॉन के। पहले फॉर्मूला लिखिए, फिर बताता हूं कौन सी चीज क्या है। हो गया। Here K is kinetic energy of alpha particle। मेन चीज K है जो आपको याद रखनी है, बाकी सब मालूम ही है। थीटा क्या होगा? एंगल बाय विच अल्फा पार्टिकल डिस्ट्रैक्ट। तो अब बताइए, जहां तक आपको समझ में आया मैंने क्या क्या बताया आपको। सबसे पहले कौन आए? थॉमसन। थॉमसन ने क्या कहा? थॉमसन ने कहा कि एटम इज लाइक वाटर। फेल हो गए। इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सीड। पूरी तरह फेल था। फिर कौन आए? रदरफोर्ड। उन्होंने क्या किया? स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। जब स्कैटरिंग की तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। ये था ऑब्जर्वेशन। कुछ किसी एंगल से डिस्ट्रैक्ट हुए और कुछ अपने पाथ को रिट्रेस किए। ये ऑब्जर्वेशन था। ऑब्जर्वेशन से रिजल्ट क्या निकला? जो सीधे निकल गए वो बता रहे हैं कि एटम का मोस्टली पार्ट हॉलो, और जो अपने पास से डिस्ट्रैक्ट हुए हैं वो बता रहे हैं कि एटम में पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज किसी एक जगह सेंट्रलाइज्ड है। दैट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड न्यूक्लियस। इतना क्लियर हो गया। अलग से दो बातें क्या पता चली कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के कितने क्लोज जा पाए, उसे क्या कहते हैं? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और न्यूक्लियस के सेंटर से डिस्ट्रैक्ट अल्फा पार्टिकल तक के गैप को क्या कहते हैं? इस पर न्यूमेरिकल आता है, तो सिंपल न्यूमेरिकल आता है। एक न्यूमेरिकल लिख लीजिए इसका। ये न्यूमेरिकल नोट्स में नहीं मिलेगा आपको, लिख लीजिए। एन अल्फा पार्टिकल having kinetic energy 120 joule having kinetic energy 120 joule is bombarded on gold nucleus. This alpha particle distract by an angle of 90 degree. Find its impact parameter. 90 की जगह 60 कर लो। Find its impact parameter. तो बताइए। अच्छा, given that atomic number is 79, गोल्ड का एटॉमिक नंबर होता है 79। तो बताइए अब इसकी जगह क्या लिखूं?
जेड की जगह ई कितनी बार? स्क्वायर में है 2 बार। थीटा कितना हुआ हमारे पास? तो cot 30 डिग्री आ जाएगा, थीटा बाई 2। अपॉन में काइनेटिक एनर्जी कितनी है? cot 30 की वैल्यू √3, √3 की वैल्यू 1.732। कर लीजिए इसको। नहीं यार, स्क्रीन तो नहीं है। तो 9 × 79 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू √3 मतलब 1.732 टेंस टू दी पावर 19 में से 9 गए 10 बचे, -29 हो जाएगा, अपॉन में 120। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा मीटर में आएगा। हो गया। ठीक है। अब सुनिए, ये तो क्लियर हो गया। ड्रॉबैक्स। रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसमें क्या ड्रॉबैक्स, ये पूछे जाते हैं एग्जाम कि रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक क्या क्या है। सुनना ध्यान से। क्या बताया था रदरफोर्ड ने? न्यूक्लियस का। इसके साथ साथ उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी कुछ बताया। क्या बताया था वो सुनो। उनने कहा था न्यूक्लियस टू सेंटर में, और इसके अराउंड कौन घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। कहा था उन्होंने घूम रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या है वो समझना। पहले मैं आपको प्रॉब्लम समझाऊं, उसके बाद ढंग से एक्सप्लेन हो पाएगा। आज की डेट में आपको क्या मालूम है कि न्यूक्लियस के अराउंड क्या होती हैं? ऑर्बिट। एक, दो, बहुत सारी होती है, दो बनाते हैं। इसे क्या कहते हैं? के ऑर्बिट। इसे फर्स्ट और सेकंड को बना लिया। मान लो फर्स्ट की रेडियस है 1 एंगस्ट्रॉम और सेकंड की रेडियस है 2 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। आज हमें ये मालूम है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अगर मैं गलती से यहां एक और ऑर्बिट बनाऊं, ये बना दूं, जिसकी रेडियस है
1.5 एंगस्ट्रॉम। तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं घूम रहे? आप सोच के देखो, क्या ये ऑर्बिट नहीं होगी? प्रैक्टिकली क्या ये ऑर्बिट नहीं होगी? बिल्कुल होगी भाई। यहां से अगर आप, मैं मीटर में बात करूं, 1 मीटर की रेडियस ले रहा है और यहाँ के बाद 2 मीटर की रेडियस ले रहा है, तो 1 और 2 के बीच में 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, ये सारी रेडियस की ऑर्बिट होंगी। ऑर्बिट तो होंगी, हॉलो होने से क्या होता, लेकिन ऑर्बिट में क्या नहीं है? ठीक, ये आज हमें मालूम है, पहले नहीं मालूम था। तो रदरफोर्ड ये बता के गए थे कि न्यूक्लियस के अराउंड हर रेडियस की ऑर्बिट प्रेजेंट, हर रेडियस, जो भी आप सोच सकते हो, हर ऑर्बिट की, हर रेडियस की ऑर्बिट प्रेजेंट है, जिसमें कौन घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। हर रेडियस की ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, जो उन्होंने कहा। ठीक, और उन इलेक्ट्रॉन्स पर सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। सेंटीमीटर एक्सिलरेशन कहां काम कर रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर। ये सब आप 11th क्लास में सर्कुलर मोशन में पढ़े कि जब सर्कुलर मोशन होता है तो सेंटर की तरफ जो एक्सिलरेशन लगता है, दैट इज कॉल्ड। ठीक, इतना वो बता गए कि भैया सारी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब आए लॉरेंज। लॉरेंज ने कहा कि अगर एक एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, शब्दों पर ध्यान देना, एक्सिलरेटेड, तो वर्ड द सेंटर क्या लगता है? एक्सिलरेटेड है। चार्ज्ड पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी है। लॉरेंज ने बताया था कि अगर एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो वो कंटिन्यूअसली अपनी एनर्जी को एमिट करेगा, मतलब उसकी जो एनर्जी होगी वो धीरे धीरे कम होती जाए। फिर बोल रहा हूं, फिर सुन लो। रदरफोर्ड क्या कह गए थे? हर पॉसिबल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं। लॉरेंज ने कहा कि हर पॉसिबल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व होंगे तो क्या होगा? एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल, और एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल अपनी एनर्जी को एमिट करता है। जब एनर्जी एमिट होगी तो उस इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट है उसकी रेडियस कम होती जाएगी। मान लो यहां था वो इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिड्यूस हुई, यहां आ गया, और रिड्यूस हुई, यहां आ गया। रिड्यूस होते होते एंड में वो इलेक्ट्रॉन कहां गिर जाएगा? न्यूक्लियस। तो एटम की स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। तो रदरफोर्ड कह गए इलेक्ट्रॉन घूम रहे। लॉरेंज ने कहा अगर घूम रहे, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल घूम रहा है, तो एनर्जी निकलेगी। एनर्जी निकलेगी तो पाथ की रेडियस कम होती जाएगी और इलेक्ट्रॉन कहां गिर जाएगा? मतलब आपका जो एटम है वो स्टेबल, लेकिन एटम तो स्टेबल था। तो इस चीज को रदरफोर्ड नहीं बता पाए कि हमारे जो मॉडल है उसमें ये कमी हम कैसे दूर करें। ठीक, एक जगह यहाँ फेल हुए। दूसरी चीज बहुत अच्छी है जो इस पूरे चैप्टर में आपको काम आएगी। एक शब्द आएगा स्पेक्ट्रम। ये वो स्पेक्ट्रम नहीं है विबग्योर वाला कि 7 कलर को मिला के स्पेक्ट्रम कह दिया। स्पेक्ट्रम को देखने के लिए यूज होता है
स्पेक्ट्रोमीटर। ये क्या होता है सुनो। सन से जो लाइट आ रही है, जो रेज आ रही है, उन रेज को जब हम इस पे गिराएंगे, जब नहीं गिराएंगे और हम देखेंगे तो हमें कुछ नहीं दिखेगा, हमें ब्लैक बैकग्राउंड दिखेगा जब तक लाइट नहीं गिराई। जैसे ही सन की लाइट इस पर गिरेगी, जैसे ही सन की रेज इस पर गिरेंगी, तो आपको ब्लैक बैकग्राउंड दिखना बंद हो जाएगा। पूरा कैसा दिखेगा? व्हाइट। पूरा का पूरा ब्लैक बैकग्राउंड कैसा हो जाएगा? व्हाइट। उस स्पेक्ट्रम को हम कहेंगे कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या कहेंगे? कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। सुनते जाना अभी। अब हम उसी स्पेक्ट्रोमीटर पर सोडियम की लाइट गिराएं। जब आप सोडियम की लाइट गिराओगे तो आपको ब्लैक बैकग्राउंड पर कुछ एक पर्टिकुलर लाइंस दिखाई देंगी, व्हाइट ब्राइट लाइंस दिखाई देंगी। उस स्पेक्ट्रम को कहेंगे लाइन स्पेक्ट्रम। क्या कहेंगे उसे? लाइन। सन में क्या होता है, जितने भी पॉसिबल रेज हैं, मतलब जितनी भी वेवलेंथ है लैम्डा, वो सारी सन के पास है। तो सारी रेज आ जाती हैं स्पेक्ट्रोमीटर पे। वो सारी रेज क्या करती हैं? ब्लैक बैकग्राउंड को पूरा कवर अप कर देती है, तो पूरा व्हाइट दिखता है। उसे क्या कहते हैं हम? कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। सोडियम की जो लाइट है उसमें कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेज प्रेजेंट है। जितनी सन के पास है उतनी रेज उसके पास में है। कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेज प्रेजेंट है। जब वो स्पेक्ट्रोमीटर पे गिरेंगी तो वो स्पेक्ट्रोमीटर का कुछ एरिया ही कवर कर पाएंगी, जिसकी वजह से आपको ब्लैक बैकग्राउंड पे कुछ एक पर्टिकुलर ब्राइट लाइंस दिखाई देंगी। उसे हम क्या कहेंगे? कौन सा स्पेक्ट्रम? लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक, स्पेक्ट्रम समझ में आया? अब सुनो, अब आ जाओ अपने इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन घूमते समय क्या एमिट कर रहा? एनर्जी। एनर्जी किसके फॉर्म में निकलती है? वेव्स के फॉर्म। देखिए एनर्जी निकलते हुए। कढ़ाई को गर्म करो तेल डाल के, दूसरी साइड धुंधला दिखता है, वो क्या निकल रही है उसमें से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से निकलती है। तो हीट एनर्जी किसके फॉर्म में निकलती है? वेव्स के फॉर्म में। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व होगा तो इसकी एनर्जी भी वेव के फॉर्म में निकलेगी। ठीक, वो वेव्स डाल दी अपन ने स्पेक्ट्रोमीटर में, तो कैसा स्पेक्ट्रम दिखना चाहिए भाई? कंटिन्यू एनर्जी निकाल रहा है ये। अगर ये घूम रहा है तो ये क्या है? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। तो ये क्या एमिट करेगा? एनर्जी। उस एनर्जी में, अच्छा किसके फॉर्म में करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। उन वेव्स की वेवलेंथ पर्टिकुलर होगी या सारी होंगी? क्योंकि वो हर समय एनर्जी निकाल रहा है तो सारी वेवलेंथ आएंगी। सारी वेवलेंथ जब इस पर गिरेंगी तो स्पेक्ट्रम कैसा दिखेगा? कंटिन्यूअस। ठीक, आई रिपीट, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो क्या एमिट कर रहा है? एनर्जी। किसके फॉर्म में? उस इलेक्ट्रॉनिक वेव में कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ होंगी या सारी होंगी? जब वो वेव्स गिरेंगी स्पेक्ट्रोमीटर पे तो कैसा स्पेक्ट्रम दिखेगा? बट प्रैक्टिकली बाद में पता चला कि एटम से जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। यानी कि उसमें क्या होती है? ब्लैक बैकग्राउंड पे कुछ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कुछ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइन ही निकालता है। मतलब इलेक्ट्रॉन कुछ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की वेव्स को एमिट करता है, हर एक को नहीं करता। तो इसे भी एक्सप्लेन करने में रदरफोर्ड हो गए। दो चीजें हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। पहली चीज,
इलेक्ट्रॉन सारी पॉसिबल रेडियस की ऑर्बिट में घूम रहा है, और घूम रहा है तो चार्ज एक्सेलरेटेड पार्टिकल है, क्या एमिट करेगा, किसके फॉर्म में, जब एमिट करेगा तो इसके पाथ की रेडियस कम होती जाएगी, फाइनली ये कहां गिर जाएगा, ठीक, विच इज नॉट पॉसिबल। दूसरा, जब ये एनर्जी कंटिन्यूसली एमिट कर रहा है तो स्पेक्ट्रम कैसा देगा, बट प्रैक्टिकली स्पेक्ट्रम कैसा है, तो इसे भी एक्सप्लेन करने में रदरफोर्ड हो गए। इतना आपकी समझ में आया, बस आज इतना कीजिए, कल बताएंगे इसका दूसरा रीजन क्या है।